सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख सकते हो, आपको पता ही है मैंने ये गाड़ी खरीदी है BTO वर्जन TVS की RTX एंड ये भी मैं ओन करता हूँ V-Strom 250। अब बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं भाई इन दोनों का डिटेल रिव्यू बनाओ, क्योंकि मैंने इसके होते हुए मैंने ये वाली गाड़ी क्यों खरीदी और अंतर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 सीसी का अंतर है। चलिए आज डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक रिव्यू बनाया हुआ है कंपैरिजन दोनों का, बट वो डिटेल नहीं थी क्योंकि गाड़ी मैंने चलाई नहीं थी ये ज़्यादा। अभी मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर चला लिया है और 150 किलोमीटर में पता चल गया मुझे इसमें क्या कमी है और क्या नहीं है। और इसको तो मैं 40,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मुझे इसके बारे में तो सारी चीज़ें पता है। तो इसको चलाते हुए इसका कंपैरिजन करूँगा, क्योंकि जो ये चलाएगा तभी बता पाएगा इसको कि इसमें क्या कमी है, क्या खामियां हैं। जो डायरेक्टली इसको चलाएंगे उनको तो बहुत मज़ा आ रही है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले V-Strom की। V-Strom क्या है ना, 250 सीसी का इंजन है, 26 PS की पावर और 22 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि एक सिंगल राइडर के लिए बहुत ही बढ़िया है। सिंगल प्लस थोड़ा बहुत लोड जो करता है वो टूरिंग के टाइम पे। बट पिलियन के साथ मैं टूर करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी इशू हुए पावर में, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आदि कैलाश किया और वहाँ की रोड एकदम खड़ी थी और मैंने उसको पहले गियर में बहुत भगाया, मतलब पहले गियर ही भाग रही थी, उससे नीचे मतलब दूसरे गियर में जा ही नहीं पा रही थी। और उसकी वजह से इसका माइलेज जो था मालूम है 29 तक का ड्रॉप हुआ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मनाली वगैरह जाता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा स्लांट नहीं होता है तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, बढ़िया माइलेज मिलता है। बट इस तरीके से ऐसी जगह पे जाओ ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगती है पिलियन के साथ में। सिंगल जाता कोई इशू नहीं होता, दूसरे गियर में आराम से चढ़ती, पिलियन के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। इसीलिए मैंने यहाँ पे RTX 300 को बुक किया, क्योंकि इसमें अच्छी पावर देखने को मिलती है। 35 PS की पावर है और टॉर्क भी ज़्यादा है 28। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट अभी मैं चला रहा हूँ इसको, मुझे फील हो रहा है पावर। मैं थ्रॉटल खींचता हूँ, रिस्पॉन्स बढ़िया मिलता है और इसका लो एंड टॉर्क भी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको अपग्रेड किया है, सबसे पहली बात। ठीक है, अब कंपेयर की बात करते हैं, क्यों चूज़ किया इसको, क्या खामियां थी इसमें। ऐसा कोई खामी नहीं है अपने V-Strom में, एक नंबर गाड़ी है। अगर आप सिंगल राइडर हो इसको बेझिझक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। RTX को मैंने इसलिए चूज़ किया, जैसे कि मैंने बताया, पावर की वजह से, प्लस इसमें कुछ फीचर्स मेरे को देखने को मिले थे, जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कलरफुल मिल जाता है, TPMS मिल जाता है, क्विक शिफ्टर मिल जाता है, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है और इवन यहाँ पे GoPro कंट्रोल मिल जाता है। बहुत सारी फीचर मेरे को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं ली इस गाड़ी को। ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत बढ़िया है इस पावर पे, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इसके सस्पेंशन। इसको मैं चला रहा हूँ, अभी 150 किलोमीटर चलाया, ऑफ रोड किया, नॉर्मल भी चलाया, ऑफ रोड करके अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाई इसका जो सस्पेंशन काम कर रहे हैं ना, मुझे थोड़ा फील हो रहा है जैसे मैं कोई कार में बैठा हूँ, SUV में बैठा हूँ। अगर आपने XUV में कभी बैठे हो या XUV चलाई है, वैसा फील आ रहा है भाई इसके सस्पेंशन के साथ में। मतलब आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोड करोगे तो बहुत स्मूथली निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। इवन पिलियन को भी, मेरे साथ जो बैठता है पिलियन, उसको भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बट कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो है ना, ट्रैवल कम है। सस्पेंशन का जो इन लोग ने सेट कर रखा है, जो इसका कंप्रेशन और रिबाउंड सेट कर रखा है, वो बढ़िया है। ठीक है, ज़्यादा झटके नहीं मिलते, लेकिन जब एक्सेसिव ऑफ रोड होता है ना, वहाँ पे ये पता चल जाता है। एंड रोड में कभी कभी पॉट होल्स आते हैं, जैसे लगता है, आपने देखा होगा, रोड को काट दिया जाता है पाइप की वजह से, तो इतना इतना गैप होता है ना, वहाँ पर जब तेज़ी से गाड़ी निकलती है ना, तो इसके पीछे वाले टायर में बहुत ही तेज़ बम्प लगता है, जिसकी वजह से मेरे पिलियन के मतलब गर्दन में बहुत अच्छा खासा झटका पड़ गया था और लगभग 2-3 महीने प्रॉब्लम रही थी। तो एक ये इशू आपको देखने को मिलेगा। बट प्लस पॉइंट इस गाड़ी का क्या है भाई, बिल्कुल भी बजिंग नहीं लगेगा। आप 70 में चलो, 80 में चलो, 100 में चलो, बिल्कुल भी वाइब्रेशन आपको ना तो इसमें मिलेंगे, ना तो इसके फुटरेस्ट में मिलेंगे, ना तो गाड़ी में कहीं मिलेंगे। गाड़ी वाइब्रेट करती है, इंजन है, बट आपको फील नहीं होगा। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें मैं जैसे ही 70-80 चलाने लगता हूं, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलती है। एंड पिलियन के लिए ये जो ग्रैब रेल्स है ना भाई, इतना वाइब्रेट करता है। और कहीं पिलियन का बट हल्का सा इसमें आया तो भाई वाइब्रेटर चलता है, एंड इस पर भी आपको वाइब्रेशन फील होगा। मुझे 80 के बाद बहुत ज़्यादा फुटरेस्ट में फील होता है, यहाँ पे पिलियन को बहुत ज़्यादा इसमें फील होता है। तो मतलब एक टिंगलिंग सी बनी रहती है गाड़ी चलते चलते। तो ड्यूरिंग लॉन्ग जर्नी आपको प्रॉब्लम करेगी। आपकी जो एक हवा से स्ट्रेस होता है, ठीक है, टूरिंग के टाइम पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। जब आप टूर करते हो, जब हवा पड़ती है तो उससे थकान होती है। फिर
आपको ये टिंगलिंग करेगा, उसकी वजह से पैर में नमनेस आने लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें जहाँ ड्यूरिंग लॉन्ग जर्नी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऑल्दो लोगों की आदत हो जाती है तो उन लोगों को फ़र्क पता नहीं चलता, बट होता है भाई, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लॉन्गर टाइम पे आपको फील होगी। एंड दूसरा क्या है, इसमें आप देखोगे इसकी विंडशील्ड बहुत छोटी सी है, बट ये विंडशील्ड भाई बहुत काम की है। और इसका जो एरोडायनेमिक है, आप देख सकते हो, इसका जो एरोडायनेमिक है ना, वो क्या करता है, गाड़ी से हवा को दूर कर देता है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी ना सीने में, ना आपके सर पे, और ना इवन आपके पेट के पास हवा नहीं आती है, बिल्कुल भी पास नहीं होती, साइड से निकल जाती है। इवन पैर में भी आपको हवा नहीं मिलती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं भाई, जब मैं इसमें बैठता हूं, बड़ी तो खूब है ये, ठीक है, देखो जैसे मैं बैठा हूं, बड़ी तो खूब है, विंडशील्ड भी बड़ी है, लेकिन होता क्या है ना, जब इसमें हवा टकराती है, ये हवा अंदर ऐसे क्रॉस होती है और पूरे पेट पे लगती है, और मेरी टी शर्ट ये देख रहे हो ना, ये उड़ के हवा में आ जाती है और पेट बाहर आ जाता है। दूसरा, जब मैं इसको ऐसे लगातार चलाता हूँ, मेरे फोरहेड पे लगातार हवा पड़ती है, और कहीं मैं 70-80 गया, ये मेरा सर ऐसे 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 होने लगता है। एक चीज़ मैं बताऊंगा, मैं एक ही हेलमेट यूज़ करूंगा, अभी मैं उसको 70-80 चलाऊंगा और मैं इसको 70-80 चलाऊंगा। आप माइक में जो हवा का जो आवाज़ आएगा ना, उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि किस में ज़्यादा हवा की आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर में हम वो टेस्ट करेंगे, ब्रेकिंग टेस्ट भी करेंगे। तो ये इशू है ड्यूरिंग लॉन्ग राइड, आपको यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाला है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा। इनिशियल टाइम पे बहुत अच्छा लगता है कि शॉकर्स अच्छे हैं, लेकिन जब आप बहुत लंबी लंबी राइड करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, और उसके लिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। और एक्सटेंड करने के बाद भी आपके फोरहेड में हवा तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जो ऐसे करके हवा जो क्रॉस हो रही है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लगता है अभी इसमें बीक नहीं लगी है, मे बी जब इसमें बीक लग जाए तो हो सकता है हवा को ये साइड में काट पाए। अब वो हम आगे चल करके देखेंगे, अभी मैं नहीं बता सकता इस बारे में, क्योंकि अभी मेरे को बीक नहीं मिली है। इसमें बीक है और इस तरीके से बनावट है कि हवा कटते हो जाती है। आपने बुलेट ट्रेन का देखा ही होगा, जब बुलेट ट्रेन पहले टेस्टिंग की जा रही थी तो आगे ऐसे था, तो जब भी वो टनल से निकलती थी तो बहुत तेज़ी से हवा का वो लगता था और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। बाद में उसको ऐसे चोंच की तरह बनाया गया, जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया एरोडायनेमिक हो गया। तो इसीलिए इस गाड़ी में इस तरीके से चोंच दिया गया है, जिसकी वजह से हवा को काटते हुए साइड में निकाला। बट यहाँ पे डायरेक्ट हवा पड़ रही है, ये बहुत ही चौड़ा सा है, फड़ 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 आवाज़ आपको आती रहेगी। वो आपने मेरी अगर वीडियो देखी इससे पहले वाली, 100 में चला रहा हूँ, आपको आवाज़ से पता चल जाएगा, माइक की आवाज़ से पता चल जाएगा किस पे ज़्यादा हवा आ रही है। और ये तो भाई एक नंबर है, वाइब्रेशन नील, इसमें वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। और अब आप लोग डिसाइड करो कि आप लोग के लिए कौन सी गाड़ी बढ़िया होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं टायर के सेटअप की। टायर दोनों के सेटअप एक है, ठीक है, 19 इंच के आगे हैं, दोनों पीछे आपको मिल जाते हैं 17 इंच के, बट साइज़ में यहाँ पे डिफरेंस है। ये आपको 100 सेक्शन के मिलते हैं, ठीक है, ये आपको 110 सेक्शन के मिलते हैं। तो थोड़ी सी चौड़े टायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। टायर की बात करूँ, दोनों ही डुअल पर्पस टायर यूज़ करते हैं। पीछे भी आपको यहाँ 140 सेक्शन मिलते हैं, MRF के यूज़ करते हैं सुजुकी। एंड यहाँ पे आपको यूरो ग्रिप TVS अपनी ही टायर यूज़ कर रही है, 150 सेक्शन के, थोड़े चौड़े टायर है तो ग्रिप अच्छी मिल जाएगी। ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं, चलिए एक बार टेस्ट करते हैं ब्रेक में और आपको बताते हैं कि किसकी ब्रेकिंग बढ़िया होने वाली है। पहले हम RTX चलाएंगे, RTX को चला करके रोकेंगे, देखेंगे कितनी डिस्टेंस होती है। पीछे वाला ब्रेक पहले मारेंगे, दोनों का टेस्ट करेंगे, पीछे वाला ब्रेक कितनी देर दूर रुकती है, एंड उसके बाद हम आगे वाले ब्रेक लगा करके स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितनी जल्दी रुकती है। चलिए टेस्ट करते हैं। तो गाइस अभी देख लो, मैं यहाँ से ब्रेक मारूंगा आगे जा करके, और मैं पहले RTX चला रहा हूँ। मैं पहले पिछला ब्रेक मारूंगा, ठीक है, पिछला, मैं आगे वाला ब्रेक नहीं मारूंगा, सिर्फ पिछला ब्रेक मार के देखूंगा कितने पे रुकती है। और वो देखो निशान है, वहाँ पे ब्रेक मारूंगा। तो अपनी गाड़ी यहाँ पे रुकी है और पीछे वाला ब्रेक ही मारा था मैंने, ठीक है, और ABS काम कर रहा था तो स्किड नहीं होने दिया। तो देख लो वहाँ से लेकर के यहाँ तक रुकी है। अब मैं V-Strom को चलाता हूँ और उसको देखता हूँ कि कितनी दूर पे रुकती है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ब्रेक मारा था। वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, तो एंड तक बने रहना। बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में, आप लोग को डिटेल में कंपैरिजन बता रहा हूँ, तो स्टे ट्यून। अब हम इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे क्योंकि हमने पीछे से स्टार्ट किया था। तो गाइज़ अब यहाँ से हम V-Strom चलाएंगे जहाँ से हमने RTX को चलाया था। पीछे वाला ब्रेक मारूंगा, तो पीछे वाले ब्रेक से गाड़ी यहाँ तक रुकी है। RTX देख लो कहाँ रुक गई है,
तो इसका पीछे वाला ब्रेक इतना ज़्यादा खासा बढ़िया नहीं है। चलिए अब हम आगे वाला ब्रेक और पीछे वाला ब्रेक एक साथ मारेंगे, देखते हैं कहाँ तक रुकती है। गाइज़ अब मैं इसको चला रहा हूँ और दोनों ब्रेक मार के देखूँगा कि ये कहाँ तक रुकती है। सबसे पहले V-Strom को टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये गाड़ी इधर रुकी है, इसको मैं यहाँ साइड में लगा देता हूँ। ये कुछ बना दो यहाँ पे ताकि मैं गाड़ी यहीं पे रख दूँ। यहीं खड़े रहो, तुम यहीं खड़े रहो, मैं गाड़ी वहीं लगा देता हूँ। तो देख लो भाई वहाँ पे खड़ा है, वहाँ तक रुकी है। साइड में करना पड़ेगा ना, रोड है भाई। सेंटर पे थे ना एकदम, हाँ बस ठीक। तो यहाँ पे V-Strom दोनों ब्रेक को लगाने पे लगी है, मतलब रुकी है, और मैंने इंजन ब्रेकिंग कुछ भी नहीं की थी। अब चलो RTX को हम चला के देखेंगे कि ये कहाँ पे रुकती है। ठीक है, हम RTX को टेस्ट करेंगे दोनों ब्रेक मार के कि कहाँ तक रुकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो V-Strom इधर है और ये इधर है। इसके ABS बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहे थे, तो डिस्टेंस आप लोग देख लो। और ब्रेकिंग इसकी ज़बरदस्त है अगर V-Strom से मैं कंपेयर करता हूँ। और ये ज़्यादा तेज़ भी भागी थी उससे इनिशियल मैंने जो खींचा है। तो आप लोग स्पीडोमीटर देख लेना, मैं नाप के नहीं कर रहा था। तो अभी आप लोग देख लो दोनों की डिस्टेंस कितनी है, कमेंट करके बताओ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज अभी आप लोग ने देखा ब्रेक टेस्ट हमने किए, तो ब्रेकिंग के मामले में यहाँ पे RTX विन कर जाती है। पीछे वाला इसका ब्रेक तो लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अब ऐसा क्यों किया है इस बाइक में मुझे नहीं पता, आप लोग के गाड़ी में भी ऐसा होता है अगर आप V-Strom ओन करते हो। वैसे तो मैंने बहुत लोग का सुना है, लेकिन अगर आप ओन करते हो V-Strom, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप रैक की। तो टॉप रैक आप देख सकते हो डिज़ाइन इसका इतना चौड़ा सा है, अभी इसमें दिख नहीं रहा, इसमें प्लेट लगी हुई है। यहाँ थोड़ा नीचे से दिखा देते हैं, ये देखो कितना मोटा है। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे स्टर्डी देखने मिल रहा है। अगर मैं उसकी बात करूँ, ये भी मजबूत है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही पतला है पीछे की तरफ। अब ये कितने वेट पे ये सही रहेगा नहीं रहेगा ये मुझे नहीं पता। मुझे लगता है यहाँ तक जो चौड़ाई दी गई थी यही चौड़ाई यहाँ तक देनी चाहिए थी। दूसरी बात, जो इसमें नट बोल्ट हैं ये यूनिवर्सल नहीं है, ये इन लोगों ने अपने हिसाब से दे दिया, जिसकी वजह से हमको या तो प्लेट अलग से खरीदनी पड़ेगी, टॉप बॉक्स के रैक के साथ नहीं लग पाएगा, या तो मॉड करना पड़ेगा, खुद से बनवाना पड़ेगा। ये जो यूनिवर्सल प्लेट लगी है ये कोलगा ब्रोज एक है कंपनी जो बनाती है बॉक्सेस, उनकी यूनिवर्सल प्लेट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका इतना ही साइज़ है और इसके नट देखो इतने कम साइज़ में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल प्लग एंड प्ले है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पहले मुझे एक अलग से प्लेट लगानी होगी, फिर वो कोलगा ब्रो वाली लगेगी कि नहीं लगेगी वो प्लेट लगानी होगी, उसके बाद ही उसका टॉप बॉक्स लग पाएगा। तो ये यूनिवर्सल नहीं बनाया है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा डिसएडवांटेज होने वाला है। बाकी एक बार मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इसके जो नट्स हैं, जो ये टॉप रैक के नट हैं वो इतने में है। ठीक है, मोबाइल पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसके देखो यहाँ पे कितनी दूर है, तो कितनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि भाई अभी तक किसी ने प्लेट ऐसी बनाई नहीं है। अब मुझे देखना है कि वो प्लेट कहाँ मिलेगी या मुझे खुद से बनानी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर मैं 2 प्लेट और लगा के इसमें करता हूँ तो इसमें थोड़ी सी मजबूती कम हो जाएगी, जो उसका लोड कैपेसिटी है ना बॉक्स का, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सीट कंफर्ट की। तो सबसे पहले मैं V-Strom की दिखाना चाहूँगा। ये देखो सीट सेटअप देखो, ठीक है, और इसका सेटअप देखो, दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम डिज़ाइन का सेटअप देखने को मिलता है। बस इसकी सीट थोड़ी सी ऐसे ऊपर है, इसकी यहीं तक है। ठीक है, लेकिन ये पीछे वाली सीट थोड़ी लंबी है ये। ठीक है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी छोटी हो जाती है। मतलब जब पिलियन बैठा था उसको प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने जब बैग टांगा हुआ था। ठीक है, एंड एक चीज़ और, इसका जो फैब्रिक आप देख रहे हो ना ये बहुत हार्ड है। सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये जो फैब्रिक है बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से सीट हार्ड फील हो रही है। यहीं अगर मैं बात करूँ, इसकी जो फैब्रिक है वो बहुत ही सॉफ्ट है एंड सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है लगती है। आप देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आपको फील आएगा जब आप इसमें बैठोगे, तो एक मेमोरी फॉर्म जैसा वाला फील आता है। ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो सीट ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्टेबल नहीं है। एंड ये फैब्रिक जल्दी गर्म हो जाता है, ये जो भी फैब्रिक है ये गर्म जल्दी होता है। जब आप बैठोगे तो आपका बम गर्म हो जाएगा, लेकिन इस फैब्रिक में ये फील नहीं आता। इसमें आप 2-3 घंटे आराम से बैठ सकते हो, कोई गर्माहट नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ये RTX वाली सीट। एंड एक और चीज़, इसमें वाइब्रेशन फील होते हैं, इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं होते सीट में। ठीक है, तो
प्लस पॉइंट में आपकी वी-स्टॉर्म चली जाती है। बाकी अगर इंजन की बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया 250 सीसी का इंजन है, और सबसे बढ़िया बात क्या है ना, ये ऑयल कूल्ड है। ऑयल कूल्ड इंजन थोड़े ज़्यादा रिलायबल होते हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू लिक्विड कूल। लिक्विड कूल थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, ज़्यादा मतलब हाई रेव वाले। लेकिन ये जो है ना, ये ऑल पर्पस इंजन होते हैं, और ये जो इंजन है ना भाई, ज़्यादा हीट भी नहीं होता है, मुझे हीट फील नहीं होता, यहाँ तक हीट नहीं आता। अभी देखो यहाँ पे बिल्कुल हीट नहीं है, एंड देखो मैं अगर इंजन को भी छू चला के आया हूँ, ये बिल्कुल भी हीट नहीं है, और यहाँ पे भी हीट बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं TVS पे आता हूँ तो भाई सबसे मेन बात क्या है, चलो ठीक है पावर अच्छी मिल रही है आपको, लेकिन ये हिस्सा हीट हो जाता है। इंजन तो हीट हो ही रहा है, तो अच्छा खासा हीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिक्विड कूल है, हाई रेव इंजन है, पावर मिल रही है, बट हीटिंग इशू इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सुजुकी वाला इंजन, जो कि अवार्ड विनिंग इंजन है, और कंपनी यहाँ पे आपको 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दे रही है। कुछ वजह से दे रही होगी ना, उनको पता है 10 साल भी चल जाएगा, इस इंजन में कुछ नहीं होना है। अभी इसमें ऐसा एक्सटेंडेड वारंटी वाला कोई भी मुझे प्लान देखने को नहीं मिला है। अब आते हैं सस्पेंशन की तरफ। तो इस गाड़ी में आपको 130 mm अराउंड सस्पेंशन का ट्रैवल देखने को मिलता है। ट्रैवल का मतलब जब गाड़ी आपकी कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो पाएगी। लेकिन इसमें जो कंप्रेशन और रिबाउंड यूज़ किया गया है वो बहुत ही अच्छे से मैनेजेबल यूज़ किया गया है। एक नॉर्मल ऑफ रोड में आप इस गाड़ी को ईजिली चला लोगे, और हाईवे में ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके जो कंप्रेशन है इस तरीके से सेट किए गए हैं कि आपको जब भी ये दबेगा तो उतना ज़्यादा झटका फील नहीं होगा। जो रिबाउंड करेगा झटके से तो वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं आएगा कि आपको फील आए कि बहुत ज़्यादा झटका है। बट एक सर्टेन ऑफ रोड में थोड़ी सी दिक्कत होती है इस गाड़ी में, क्योंकि इसमें ट्रैवल हो जाता है कम। पीछे वाले सस्पेंशन भी इसमें 130 mm के ही ट्रैवल है, 130 या 120, अभी तक कंपनी ने ऐसा कुछ भी रिवील नहीं किया, बट 130 mm के ही हैं, जो कि आपको नॉर्मल ऑफ रोड में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। बट एक लेवल पे जाने के बाद ये थोड़े मतलब आउट परफॉर्मेंस हो जाते हैं, मज़ेदार नहीं लगते और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होने लग जाते हैं। बट नॉर्मल रोड्स में ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं। उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ इसकी, यहाँ पे 180 mm का मिलता है आपको ट्रैवल, तो ज़्यादा दबती है। और इस गाड़ी में BTO वर्जन में आपको मिलता है एडजस्टेबल सस्पेंशन, जिसमें मैं कंप्रेशन डैम्पिंग और रिबाउंड डैम्पिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। कितनी सॉफ्टनेस मुझे चाहिए ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सेम चीज़ आपको पीछे भी मिलती है, 180 mm ट्रैवल, और 180 mm ट्रैवल को भी आप सॉफ्ट और हार्ड यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, और पिलियन भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो सस्पेंशन के मामले में ये सीधे सीधे विन करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका जो कंफर्ट है सस्पेंशन को लेकर के वो ज़्यादा बेटर आपको प्रोवाइड करेगी कंफर्ट। बाकी अगर टैंक की बात करूँ तो यहाँ 12.5 लीटर का टैंक मिलता है, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे वीडियोस बन रही हैं, किसी के 35 माइलेज मिल रहा है, किसी को 36 माइलेज मिल रहा है। मुझे नहीं पता, अभी मैंने इतना नहीं चलाया है, बट जो मुझे मिल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख लो, 39 की एवरेज स्पीड है मेरी, और 167 किलोमीटर्स मैंने चलाए हैं, एंड यहाँ पे 26 दिखा रहा है, ठीक है। तो 26 का माइलेज अभी मुझे मिल रहा है। हो सकता है चलाता रहूँ और ज़्यादा चलाऊँ तो माइलेज मुझे हाईवे में मिल जाए। तो 12.5 लीटर के टैंक के हिसाब से ये बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि यार अप्रॉक्सीमेटली आपको 400 तो देना ही चाहिए, 400 की रेंज होनी ही चाहिए। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो भाई इसमें मैं पहले दिखा देता हूं मुझे कितना माइलेज मिल रहा है। अभी रिसेंटली मैंने आदि कैलाश की ट्रिप की थी इससे, और 2000 कुछ किलोमीटर चलाए थे, तो आप देख सकते हो 2976 किलोमीटर्स मैंने आदि कैलाश में कंप्लीट किए थे। लगभग 2500, 400 तो मैं यहीं चला चुका हूँ, एंड 30 का माइलेज मुझे मिल रहा था पिलियन के साथ में, लोड के साथ में, पहाड़ में। और जैसे कि मैंने बताया अंडर पावर लग रही थी तो माइलेज कम हुआ। अदरवाइज़ इसकी जो माइलेज आपको 34 के अराउंड मिलती है, और रेंज अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाता है 400 का, 350 से 400। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा कैपेबल है लॉन्ग जर्नी में। ज़्यादा आपको पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं होगी। 12 लीटर का टैंक है इसका, उसका मुझे लगता है कम से कम 15 या 14 लीटर तो देना ही चाहिए था। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे देखने को मिलता है RTX में। चलिए अब बात कर लेते हैं राइडिंग पोजीशंस की और एर्गोनॉमिक्स कैसे होने वाले हैं दोनों गाड़ी के। देखो भाई, एडवेंचर में बैठने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ये, और आप देख रहे हो ये कितनी ज़्यादा दबती है, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। एंड ये ज़्यादा दबने की वजह से इसमें मेरे पैर थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, एंड जब पिलियन बैठता है तो मेरे दोनों पैर फ्लैट आ जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा बाउंसी हो जाती है,
और इसकी एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये अपराइट है, बहुत ज़्यादा अपराइट नहीं है, बट 5.8 के हिसाब से थोड़ा सा नीचे है। ये अगर इतने होते हैं तो ज़्यादा बेटर होता। थोड़ा सा आगे भी हो रहे हैं ये गाड़ी पे, देखो आप, मेरा जो पोजीशन है वो थोड़ा सा आगे हो जाता है, ठीक है। अगर ये इतने होते यहाँ पे तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता। अब ऐसे होने पे मेरे पाम में और मेरे शोल्डर में लॉन्ग जर्नी में थोड़े से दिक्कत कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे हैंडल राइज़र लगाना पड़ेगा, बहुत लोगों ने लगाया भी है अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो। अब आते हैं हम अपने वी-स्टॉर्म पे, और वी-स्टॉर्म पे चेक करते हैं कि क्या मेरे पैर कैसे पहुँच रहे हैं। इसकी हाइट और उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है। अब इसमें मैं अगर बैठता हूँ तो आप देखो ये मेरे पैर इसमें ऐसे आते हैं। अब जब पीछे पिलियन बैठ जाता है तो थोड़े से नीचे होते हैं, फ्लैट नहीं हो पाते। 5.8 हाइट है मेरी, 835 mm के दोनों की सैडल हाइट है। और देखो इसके एर्गोनॉमिक्स थोड़े से ऊपर हैं, और ये जो सीट है ना, ये सीट थोड़ी ऊपर है। अगर मैं देखो इसका टैंक नीचे है, सीट थोड़ी सी ऊपर है, उसका क्या है दबी हुई है, और हैंडल ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है उसका। लेकिन इसका जो हैंडल आ रहा है इस तरीके से आ रहा है। ये मॉड मैंने थोड़ा सा किया हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हैंडल जो है ना राइज़ हुआ है, तो ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन देखने में लग रही है। और इसका जो ये भी पॉइंट है ये भी बहुत अच्छा कंफर्ट फील करा रहा है। देखो थोड़ा सा ऐसे, तो देख लिया आपने, ये हैंडल मॉड कर रखा है। अगर मैं RTX में मॉड कराता हूँ, जैसे हैंडल राइज़र लगवाता हूँ, तो वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगी। तो ये थोड़ा पॉइंट ना टाई हो जाता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा नीचे था, इसको मॉड किया है। यहाँ पे बस हैंडल बार राइज़र लगाने की ज़रूरत है। अब चलिए गाड़ी को चला के देखते हैं। थोड़ा सा मैं चलाता हूँ दोनों को एक सर्टेन स्पीड में, मान लो 100 पे, और देखते हैं कि माइक में कितनी ज़्यादा बजिंग की साउंड और हवा की जो साउंड है किस गाड़ी में ज़्यादा देखने को मिल रही है। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा किस में मुझे ज़्यादा विंड ब्लास्ट मिल रहा है। चलिए गाड़ी को चला के बताता हूँ। चलो थोड़ा सा ऑफ रोड टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं गाड़ी को स्पीड पे चला के आपको हवा वाला टेस्ट करा के दिखाएंगे कि किस में ज़्यादा हवा आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले ऑफ रोड टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चलाऊंगा RTX 300 और देखेंगे इस पर बहुत ही ज़बरदस्त सस्पेंशन है, तो ज़बरदस्त सस्पेंशन कैसे काम कर रहे हैं उसके बाद उसको चलाएँगे। आपको पूरी सिनेमैटिक्स मिलते रहेंगे, हमारे भाई यहाँ पर शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके ज़रिए आपको सारे जो सस्पेंशन के जो दबना है और जो स्मूथनेस है वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी साफ, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर देखो स्लांट है, इधर जाता हूँ और देखते हैं कि कैसी आ रही है। तो देखो कितने मज़े से, कितनी स्मूथली, और यहाँ पे देखो रोड कैसी है, ये देखो कितने मज़े से मेरी गाड़ी चल रही है। सिंपल, लो ऑन टॉर्क भी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है मुझे, ठीक है। सिंपल देखो चल रही है एकदम बढ़िया। यहाँ पे मैं चढ़ाता हूँ अभी, ये देखो कितने मज़े से चढ़ रही है, कोई इशू नहीं है। अब उधर एक बार चलता हूँ, देखना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा सा है, ये देखो, अरे वाह कितने बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो कोई इशू नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑफ रोड इसमें आप कर सकते हो बिना किसी यहाँ पे प्रॉब्लम के, ठीक है। सस्पेंशन मानना पड़ेगा, एक नंबर सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो मेरे हैंडल में सॉफ्टनेस फील हो रही है ना, वो अलग हो रही है। अगर आपके ट्रैवल अच्छे, सस्पेंशन अच्छे नहीं होते ना, हैंडल आपको हार्ड फील होगा। यहाँ पे मुझे हैंडल सॉफ्ट फील हो रहा है। चलो अब मैं वी-स्टॉर्म चलाता हूँ और वी-स्टॉर्म चला के देखेंगे कि वी-स्टॉर्म में ऐसी कुछ फील है कि नहीं है, ठीक है। इसका जो ट्रैवल है वो कम है, और सस्पेंशन में रिबाउंड और जो भी डैम्पिंग वगैरह है कंप्रेशन का, वो उतना सॉफ्टनेस फील नहीं करता, ठीक है। चलो इसको चलाते हैं। चलो देखो मुझे हार्डनेस फील हो रही है इसमें। जब एक एंड पे गाड़ी आ रही है ना, तो मुझे एक हार्डनेस फील पता चल रहा है हैंडल पे। ये देखो वो इतनी अच्छी तरीके से फील नहीं आ रहा, और हैंडल बहुत ज़्यादा वो हो जा रही है, क्या बोलते हैं, अटक जा रही है जैसे हो रहा है। अभी देखो फिर से मैं जाता हूँ इधर, तो ये देखो खड़खड़ खड़खड़ होने लगता है इसमें। तो अभी आप लोग देख रहे होगे, ये देखो मेरे पेट सब हिल जा रहा है इसमें। ये देखो
तो ये वाली दिक्कत है, और इसमें मैंने स्टैंड लगाया है जिसकी वजह से इसके ग्राउंड क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो अभी आप लोग ने देख लिया है, चलिए अब दोनों को चलाने के लिए हाई स्पीड पे चलाते हैं और देखते हैं किस में ज़्यादा आपको विंड का ब्लास्ट देखने को मिल रहा है और किस में सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही है। चलिए गाइज़, अब देख लेते हैं किस में सबसे ज़्यादा विंड ब्लास्ट पड़ता है। जैसे कि आपको पता है इसका विंड शील्ड जो है ज़्यादा ऊपर है, उसका थोड़ा सा नीचे है। किसने अच्छे से एरोडायनेमिक पे काम किया है ये आपको बताएंगे। तो मैं तेज़ चलाऊंगा, 100 तक जाऊंगा और आपको आवाज़ से थोड़ा सा जज करना है, बाकी मैं थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना, ठीक है। सबसे पहले मैं चला रहा हूँ RTX को हम पकाएंगे 100 पे, ठीक है। चलिए 100 पे भगाते हैं धीरे धीरे, और आप लोग बताइएगा किस में ज़्यादा साउंड आ रही है। मैं वाइज़र बंद कर दिया है, कैमरा चल रहा है। 82 पे हूँ अभी, 92 पे। कैसी आ रही है साउंड बताइए कमेंट करके। वाइब्रेशन तो मुझे बहुत मिल रहे हैं। 100 पे चला गया हूँ, बहुत ज़्यादा हवा आ रही है पेट पे, पैर पे और इवन मेरे हेलमेट पे। 100 पे देख लो कैसी साउंड है। 104 106 पे कमेंट करके बताओ आप लोग। मैं तो अभी टेस्ट नहीं कर पाऊँगा साउंड को लेकर। अब चलाते हैं RTX की जगह V-Strom और देखते हैं V-Strom में कैसी साउंड आ रही है, ज़्यादा हवा आ रही है कि कम हवा आ रही है। चलो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ V-Strom में। अब मैं इसको चलाऊँगा 100 तक और देखूँगा इसमें कितनी विंड ब्लास्ट है। अब आप लोग बताना कि 100 पे कितनी आ रही है इसमें। और वाइब्रेशन तो बिल्कुल मुझे इसमें पता नहीं चल रहा है यार, क्या स्मूथ गाड़ी है ये। अब आप लोग कमेंट करके बताओ किसमें ज़्यादा हवा आ रही है। मुझे इस पे सर पे इतनी हवा नहीं लग रही और पेट पे भी उतनी नहीं लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताओ किसमें आपको ज़्यादा हवा सुनाई दी। दोनों का एरोडायनेमिक में थोड़ा सा अंतर है। इसमें अंदर की तरफ हवा नहीं आ रही है, ऊपर आ रही है लेकिन अंदर की तरफ नहीं आ रही है। उसमें अंदर की तरफ भी हवा आ रही है, ठीक है। चलिए बताइए कमेंट करके। तो अभी आप लोग ने देखा किसमें ज़्यादा साउंड आ रही थी हवा की, कमेंट करके बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ, क्योंकि ड्यूरिंग राइड मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अब आप बताओ किसमें ज़्यादा साउंड आ रही थी, क्योंकि अभी मैंने साउंड चेक नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब लाइट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो लाइट का सेटअप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिल जाता है। DRL मिल जाते हैं, ऑटो लाइट मिल जाती है, ऑटो इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाता है। जब आप स्पीड बढ़ाओगे इसकी लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ थ्रो करने लगती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये थोड़ा सा यार आउटडेटेड हेडलाइट है, उतनी ज़्यादा फोकस नहीं देती, जिसकी वजह से मुझे इसको लगाना पड़ा था ऑक्सिलरी लाइट को SJG के। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे कंफर्ट हुआ था ड्यूरिंग नाइट राइड में, और इसका फोकस भी उतना अच्छा नहीं है। हालांकि इन दोनों का मैं कंपैरिजन टेस्ट आपको बना के जल्द से जल्द दिखा दूंगा। बाकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इसमें 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, जो कि सफिशिएंट है। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं है, तो ये ज़्यादा बाउंस नहीं करती और ज़्यादा दबती नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, इसमें बैठ करके। इसमें जब मैं बैठता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा दबती नहीं है। तो ग्राउंड क्लियरेंस अगर मान लो 205 है तो 200 का रह जाता है, ठीक है। 5 mm भी ज़्यादा बोल दिया, मुझे लगता है 2 से 3 mm ही ये नीचे दबती होगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ऑलरेडी 205 नहीं है, 200 mm का है। तो अब इसमें बाउंस भी ज़्यादा होता है, मतलब ट्रैवल भी ज़्यादा है, दबती भी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बाउंस करती है। तो मुझे लगता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 190-180 mm तक चला जाएगा जब आप लोड करोगे। उसके लिए मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा इसका सस्पेंशन। अगर मैं उसको हार्ड करूँगा तो कंफर्ट लेवल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। वो अभी मैं टूर में आपको बताऊंगा आगे चल करके। दूसरी सबसे बेकार चीज़ जो मुझे लगी इस गाड़ी में, ठीक है, अभी इसमें बताता हूँ मैं। पहले इस गाड़ी का लॉक मैकेनिज़्म बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसको मैं इधर भी लॉक कर सकता हूँ, ठीक है, ये लॉक हो गया। इसको मैं इधर भी लॉक कर सकता हूँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉक कहीं से भी एक्सपोज नहीं है, ठीक है। तो चोर वोर आएंगे काटने के चांसेस कम है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें लॉक मैकेनिज़्म बहुत बेकार है। इधर की तरफ ये लॉक नहीं होती, ठीक है, देखो लॉक नहीं हो रही, ठीक है। इधर की तरफ लॉक होती है, लेकिन यहाँ देखो लॉक कितना ज़्यादा एक्सपोज है। ये देखो, ये देख रहे हो,
ये लॉक कितना ज़्यादा एक्सपोज है, अगर आपको सही से दिख रहा हो कैमरे में, ठीक है, ये देखो। अब क्या है, इसको कोई भी काट सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज इस बाइक में मेरे को देखने को मिला। तो भाई अपनी गाड़ी वाड़ी है ना संभल के रखना, कहीं भी अगर आपको रखनी है। तो ये रीज़न था। और इवन अभी सुजुकी जब मैंने ली थी तो मुझे 2,28,000 की पड़ी थी और थोड़ा सा और डिस्काउंट मिला था, तो 2,45,000 और 47 की थी उस समय ऑन रोड। और अगर मैं इसकी बात करूँ, उसका जो बेस मॉडल है आपको अराउंड उतने की मिल जाता है, ठीक है, 2,35,000 या 2 ऐसी है, 36 समथिंग। तो मुझे लगता है, ऑन रोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत से मामलों में जीतती है। बट जो आपको फील चाहिए ना एक गाड़ी में ड्यूरिंग राइड, लॉन्ग टूर, रिलैक्सेशन चाहिए ना, वो आपको ये नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन के इश्यूज़ अभी भी हैं और हो सकता है सर्विस के बाद चले जाएं, बट वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एडवांटेज आपको इसमें क्या मिल जाता है भाई, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, क्विक शिफ्टर मिल जाता है। बाकी टॉप मॉडल लेते हो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, ऑटो हेडलाइट मिल जाती है, ठीक है, इंटेंसिटी अच्छी हो जाती है, DRLs मिल जाते हैं। तो थोड़े प्लस पॉइंट है एज अ फीचर को देखते हुए। लेकिन मैं बहुत टाइम से रॉ बाइक चला रहा हूँ, इसलिए मैंने प्रीफर इसको किया, क्योंकि इसमें फीचर ज़्यादा थे। लेकिन अगर आप कोई एक बढ़िया रिलायबल गाड़ी खोज रहे हो जिसमें ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं चाहिए, तो आप इसके साथ बेझिझक जा सकते हो, अगर सिंगल चलाते हो। अदरवाइज़ आपको भी सफ़र करना पड़ेगा, जो मैं सफ़र कर रहा हूँ। पिलियन के साथ, लोड के साथ ये अंडर पावर हो जाती है, 26 PS फिर काम नहीं आते। और इसमें लगभग 10 से 9 PS ज़्यादा है, वो बहुत कामगर हैं। और मैं लोड वोड करूँगा तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगी मुझे। ऑल्दो थोड़े से वाइब्रेशन है, तो टाइम के साथ मैं उसको निगलेक्ट कर सकता हूँ, बट स्टिल मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं ये चला के ये आ रहा हूँ। आप डायरेक्ट लोगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो मेरा कंक्लूजन यही है भाई, ये जो है ये अपनी जगह एकदम बेस्ट है सिंगल राइडर्स के लिए। लो और टेंशन फ्री, कम पैसे खर्च होंगे क्योंकि माइलेज अच्छा मिलेगा, सिंगल हो, बढ़िया चलेगी, पावर लो भी महसूस नहीं होगी, लोड भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप पिलियन के साथ जाते हो और आदत है ज़्यादा पावर की, ज़्यादा तेज़ भगाने की, तब आप इसको ले सकते हो। माइलेज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हालांकि बहुत लोगों को 35-36 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है मुझे नहीं पता, हम जब चलाएंगे, टेस्ट करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो ये वीडियो थी, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो इन दोनों बाइक के बारे में तो कमेंट करके बताना। देखते हैं, अगर लाइव आ सकता हूँ तो मैं लाइव आ जाऊँगा। फिलहाल इसी तरह की वीडियो के लिए कैसे ब्लॉग को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइट सेफ, से सेफ, हेलमेट पहन के राइड करिए, बस ये सब।